कभी 100 पॉइंट ऊपर तो कभी 100 पॉइंट नीचे, कभी गिरावट में खुले और शानदार रिकवरी के साथ बंद, तो कभी जबरदस्त तेजी के साथ खुले और गिरावट पर बंद। बाजार को इस वक्त समझ पाना काफी मुश्किल हो गया है। आखिर बाजार का ऐसा हाल क्यों है? क्या कोई कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत है? ये जानने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो इक्विटी से लेकर म्यूचुअल फंड तक जो भी सलाह देते हैं वो अपने दिल से देते हैं और आपका फायदा इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज, जो डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के। सर, बहुत स्वागत है आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। नमस्कार। सर, पहला सवाल तो मेरा मार्केट की इस वॉलेटिलिटी को लेकर ही है कि ये जो उतार चढ़ाव है, समझ नहीं पा रहा इंसान कि किस डायरेक्शन की तरफ मार्केट जाना चाह रहा है। हम 22,800 के हाई के करीब से आके अब इस वक्त 22,000 पे आ चुके हैं। ये क्या बता रहा है? ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है? और ये वॉलेटिलिटी आखिर मार्केट में है क्यों? मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी इस बात का सबूत है कि मार्केट इनडिसाइसिव है। मार्केट के पास कोई कारण नहीं है एक यूनिलैटरल डायरेक्शन में मूव करने का, क्योंकि जब तक कि 4 जून के आंकड़े नहीं आ जाते तब तक एक डिसाइसिव मूव नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वॉलेटिलिटी है, बट वॉलेटिलिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सुबह कहीं खुलते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप 200 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो फिर 600 पॉइंट नीचे बंद होते हैं, या वाइस वर्सा। आप देख रहे हैं कि मार्केट पलट रही है। तो ऐसे पलटने की स्थिति को हम इनडिसाइसिवनेस करार दे सकते हैं, ना कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्लैरिटी अभी नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर एक इवेंट 5 साल को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखती है और उसका अगर 15 दिन में निष्कर्ष आने वाला है, तो आज डिसाइसिव मूव्स आपको नहीं मिल रहे। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे लास्ट एक्सपायरी में निफ्टी 22,000 के करीब थी। आज एक्सपायरी मूव मिला है तो 22,400 22,300 तक गई है। सो इट्स अ बेसिक नो मूवमेंट काइंड ऑफ अ रेंज, पॉइंट वन। पॉइंट टू, मार्केट में डेरिवेटिव में एक इंडिकेटर मैंने देखा है कि 80% सच बोलता है, और बाकी सब जो इंडिकेटर्स हैं वो 60% ज्यादा प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी नहीं रखते। ये जो वेरिएबल है वो कभी कभार बोलता है, बट बोलता है तो 80-85% सच बोलता है। वो क्या है? वो है प्रीमियम ऑफ वीकली सिंथेटिक। प्रीमियम ऑफ वीकली सिंथेटिक लास्ट वीक ऑलमोस्ट 60 रुपए का था, 55-60 रुपए का। तो ये जब भी वीकली सिंथेटिक की जो प्रीमियम्स हैं वो 50 रुपए के ऊपर जाती हैं, तो अगला हफ्ता मार्केट स्टेबल रहती है, गिरती नहीं, एंड वाइस वर्सा। ओके, ओके। सो प्रीमियम ऑफ वीकली सिंथेटिक जो बताया आपने, ये जो इंडिकेटर है वो थोड़ा अगर इजी आप समझा सकें हमारे दर्शकों को कि ये क्या चीज़ है, जो क्या वो ट्रैक कर सकते हैं, क्या वो भी इसे समझ सकते हैं? बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसका नाम सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम है, मैं बताता हूं। अब अगर आप कोई भी कॉल और पुट एक ही स्ट्राइक का सब्ट्रैक्ट करें, कॉल माइनस पुट, और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, उसको सब्ट्रैक्ट करें तो बचता जो है उसको कहते हैं प्रीमियम या डिस्काउंट ऑफ वीकली सिंथेटिक। आई विल एक्सप्लेन अगेन इन अ डिफरेंट वे। एक सिंथेटिक फ्यूचर इज नथिंग बट अ रेप्लिका ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉल खरीदना और उसी स्ट्राइक का पुट बेचने को सिंथेटिक कहते हैं। कॉल खरीदना और पुट, उसी स्ट्राइक के पुट को बेचने को फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन का सिंथेटिक कहते हैं। तो इसमें थोड़ी और पढ़ाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि इस दिशा में अगर आप अपनी थोड़ी सी सेकेंडरी होमवर्क करेंगे तो एक अच्छा वेरिएबल पाने की आप क्षमता रखते हैं, विद सम डिग्री ऑफ अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ रिसर्च। बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं कि चुनाव जो है वो आंकड़ों का खेल है, वैसे ही मार्केट भी जो है वो आंकड़ों का खेल है। और ये आंकड़ा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप डेरिवेटिव मार्केट की तरफ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया, परफेक्ट है वो। एक चीज़ और जो आगे बढ़ते हुए पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि एफआईआईज थोड़ा परेशान दिख रहे हैं, सेलिंग देखने को मिल रही है हमें लगातार। तो क्या उनके मन में कोई ऊहापोह है, कोई परेशानी है, या सिर्फ ये है कि अब अच्छे खासी प्रॉफिट पे हम बैठे हैं, थोड़ा बुक कर लेते हैं फिर बाद में देखेंगे? आई थिंक मेरे हिसाब से एफआईआई की जो परेशानी है उससे कोई ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है। बिकॉज एफआईआई भी दो किस्म के होते हैं। इंडेक्स फंड के जो एफआईआई होते हैं ना, वो अगर बेचें तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एफआईआई, इंडेक्स फंड वाला जो एफआईआई है वो बेचता तभी है जब उसको खुद को रिडेम्पशन मिलते हैं। फिर दूसरे किस्म के एक्टिव एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं, एफआईआईज होते हैं, जो अपने खुद का प्रोप्राइटरी पैसा मैनेज करते हैं। दैट्स द सेकंड कैटेगरी।
एंड द थर्ड कैटेगरी इज द वंस हु आर एक्टिव फंड मैनेजर्स, दूसरों का पैसा एक्टिवली मैनेज करते हैं। तो पैसिव का और एक्टिव का दोनों का डिवाइड करके अगर आप एफआईआई देखें और थोड़ी और डिग डीप करें, तो मेरे हिसाब से ये निष्कर्ष निकलता है कि एफआईआई भी कंफ्यूज सा है और आज की छोटी सी रीबैलेंसिंग कर रहा है डिपेंडिंग ऑन फ्यू इंडिकेटर्स जो मिल रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक उनके भी मन में एक क्लैरिटी है कि इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले 1-2 साल में। बिल्कुल। ये तो बात हुई आंकड़ों की और मार्केट की। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं सर जो, जैसे हम लोग हैं कि अगर हमने लैपटॉप ऑन किया तो कुछ ना कुछ तो खबर लिखेंगे, तो वैसे ही कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने अगर मार्केट को ओपन देखा है तो कुछ ना कुछ तो खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त में जब मन करे कि कुछ ना कुछ तो ले ही, तो कौन से सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं या कौन सा एक पॉकेट ऐसा हो सकता है जहां पे थोड़ा एक कहें तो इलेक्शंस का असर नहीं हो बहुत ज्यादा, और उस सेक्टर में वो मौके तलाश सकते हैं, ऐसा कुछ आपकी नजर में? मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर है, उसकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफी अच्छी तरह से कैप्चर हुई है, और उनकी उनकी जो जो भी वैल्यूएशंस हैं वो मेरे हिसाब से फेयर हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ अर्निंग्स जो निकल के आई हैं बैंकिंग सेक्टर में इन स्पेसिफिक एंड एनबीएफसी सेक्टर में, वो जस्टिफाई करती हैं आज की करंट रैली को। पॉइंट वन, सो फाइनेंशियल सर्विसेज मैं जरूर खरीदूंगा। और सेकंड क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज का है। और क्या होता है कि अगर कोई भी अनहोनी होती है तो लोग सेफ्टी पे रन करते हैं। अगर कोई स्मॉल कैप का, जैसे आप कह रहे थे, और आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप का ट्रेंड है, अगर कुछ होता है इलेक्शन में जो गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है उसकी स्टेटस को चैलेंज होती है, तो लोग फ्लाइट ऑफ कैपिटल करते हैं फ्रॉम स्मॉलर स्टॉक्स टू लार्जर स्टॉक्स। तो अगर आपको शेल्टर चाहिए इलेक्शन के लिए, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली बैंक्स की जो हैवी वेट्स हैं निफ्टी के, उनमें पैसा जरूर आएगा, और उनकी गिरावट और उनकी जो बीटा होगी पोस्ट इलेक्शन थोड़ी कम होगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बिल्कुल। बैंकिंग फाइनेंशियल की बात की आपने और हैवी वेट्स की बात की, लेकिन अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ, क्योंकि आप उसको भी बराबर ट्रैक करते हैं और लगातार उसको देखते रहते हैं, उस पर आपकी एनालिसिस काफ़ी शानदार हमें मिलती रहती है। तो अप्रैल का अगर हम डेटा देखें तो नेट एयूएम तो खैर बढ़ा है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड नजर आया है कि लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ है और उसके अपोजिट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये ट्रेंड जो है स्मॉल कैप की तरफ का, वो क्या कहता है, आपकी एनालिसिस इस पर क्या कहती है? देखिए, ये जो स्मॉल कैप में जो पैसे आना शुरू हुए, ये हुए थे अक्टूबर नवंबर 2022 में। उसके पहले 5 साल स्मॉल कैप ने कुछ नहीं किया, निफ्टी को 4% पर एनम अंडर परफॉर्म किया। तो हमने जनवरी में 2023 में स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रेकमेंड किया था। एक भी स्कीम नहीं थी, उससे 3 स्कीम पे चले गए थे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। अब क्या हुआ है कि स्मॉल कैप की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो पैसे को खींच रही है। इंडिया का जो रिटेल पैसा आया है लास्ट 3 साल में, वो है 6.5 लाख करोड़। लार्जली ये पैसा एसआईपी के माध्यम से आया, क्योंकि एसआईपी को छोड़ दें तो नेट परचेज म्यूचुअल फंड की नेगेटिव है इवन FY24 में। सो पॉइंट वन ये कह रहा हूं कि इंडियन जब पैसा खरीदते हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे खरीदते हैं। आज जो पैसा आ रहा है स्मॉल कैप में, ऑफ कोर्स सेबी ने थोड़ा वार्न किया था कि इधर बबल है, फ्रॉथ है, फिर भी लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यू होता दिख रहा है। अगर ये गवर्नमेंट की स्टेटस को कंटिन्यू होती है तो ब्रॉडर मार्केट रैली से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग कॉल है। सितंबर अक्टूबर से लास्ट ईयर से काफी लोग नेगेटिव रहे हैं स्मॉल कैप को रैली को देख के, बट स्मॉल कैप की रैली कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि फ्री फ्लोट बड़ा कम है स्मॉल कैप में। अब आप आनंद राठी के स्टॉक की फ्री फ्लोट ले लें, 7,000 करोड़ की फ्री फ्लोट है, फिर भी हम 325 के अंदर आते हैं इंडिया में फ्री फ्लोट के आधार पे। और इंडिया में 8 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स है। ऐसे देश में 7,000 करोड़ की फ्री फ्लोट को 300 350 के अंदर आना बहुत बड़ी बात होती है। सो मैं कह रहा हूं कि फ्री फ्लोट कम है, सो ब्रॉडर मार्केट रैली से घबराए ना, अनलेस अगर एक कुछ गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत पैसा बाहर जाने की संभावना है। अदरवाइज ब्रॉड मार्केट रैली विल कंटिन्यू और ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे बहुत पैसा आता है। और ये हाइपोथेसिस अगर आप चेक करना चाहें तो कोई भी म्यूचुअल फंड जिसने बहुत अच्छा 1 महीना भी परफॉर्म किया, अगले महीने उसको फ्लोज ज्यादा आती है। तो ऐसा नहीं कि 1 साल की परफॉर्मेंस, रिटेल निवेशक 1-2 महीने की परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस पे भी आधार पे, क्वांट इज अ ग्रेट एग्जांपल। जो आप देखें परफॉर्म करते हैं तो अगले महीने पैसा मिलता है, अगर 1 महीना अंडर परफॉर्म करते हैं तो उस महीने पैसा कम आता है। सो ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा और ब्रॉडर मार्केट रैली कंटिन्यू होगी अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू। बिल्कुल।
सो ब्रॉडर मार्केट की रैली से घबराना नहीं है, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रैली आ रही है उससे घबराना नहीं है। एक चीज़ जो इस वक्त समझने की है, क्योंकि हमने शेयर्स की बात की कि कौन से शेयर्स में सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है वॉलेटिलिटी के इस फेज में, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और डेट फंड या फिर कोई और ऐसा फंड जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही रहेगा, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं उनको, मैं पर्टिकुलर फंड का नाम आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन एक कैटेगरी में आपसे समझना चाहता हूं कि कौन सी कैटेगरी जो है इस वक्त म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सही होगी, चाहे वो एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे वो लंप सम में डालना चाहें। मेरे हिसाब से तो इक्विटी में करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाती है तो ऊपर आने की 100% गारंटी रहती है। साल भर लग सकता है, 6 महीने लग सकता है, 2 महीने, 2 साल लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, बट ऊपर जाएगी तो वापस नीचे आएगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती। तो अगर आप साइड लाइन में वेट करेंगे और बोलेंगे कि इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, मार्केट अच्छी पर हो जाएगी, सब अनसर्टेनिटी निकल जाएगी, उसके बाद पैसे डालूंगा, तो पैसे उसके बाद नहीं बनते। पैसे तब बनते हैं जब आप थोड़ी हिम्मत करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से पैसे डालते हैं और संभावनाओं के आधार पे पैसे डालते हैं। सो पॉइंट वन, टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, इक्विटी कैटेगरी में अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट 60-70% से कम है, इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में कम है, तो आप इक्विटी लमसम भी डाल सकते हैं आज। अगर एसआईपी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें। अगर आपको कोई बड़ी सी पेमेंट करनी है बट आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, 3-4-5 साल का पैसा नहीं है, तो आर्बिट्राज फंड हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के लिए बहुत उम्दा है, क्योंकि वो आपको 9% की एफडी का इक्वलेंट प्री पोस्ट टैक्स रिटर्न दे देता है, क्योंकि उसमें लगती है शॉर्ट टर्म में 15% की टैक्स और लॉन्ग टर्म में 10% की टैक्स। सो आर्बिट्राज फंड इज द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट्स, जिसके पैसे आप ये गारंटी नहीं होती कि 5 साल इन्वेस्ट कर सकते। सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशन। और इक्विटी कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप, अगर ये आपकी पहली स्कीम हो, अगर आपकी दूसरी स्कीम हो तो मल्टी कैप करें, तीसरी स्कीम हो तो फिर आप कुछ और सोच सकते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप के कैटेगरीज। बिल्कुल। सो जो इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सेफ बेट लेना चाहते हैं, इस वक्त वोलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, उनके लिए भी जो एडवाइस है वो मिल गई है, और जो म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी एडवाइस बहुत क्लियर मिल गई है। बहुत शुक्रिया फिरोज सर, आपने आज समय निकाला और हमारे दर्शकों को ये सारा मार्गदर्शन आपने दिया।